बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज लेक्चर नंबर है हमारा 16। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं कि लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 15 के अंदर स्टूडेंट हमने किया जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर क्या है, 4 टॉपिक अलग अलग दिए गए हैं। 4 टॉपिक में से हमने फर्स्ट अपना क्लियर किया कि स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है, पेडागोजी एनालाइज है, इसके अंदर 4 टॉपिक दिए गए हैं स्टूडेंट। 4 टॉपिक में पहले आपको फिर बता दूं एक बार, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी, भारतीय संविधान, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं। जो पेडागोजी एनालाइज है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है स्टूडेंट, इसके अंदर अध्यापक जो भी पाठ्य वस्तु शिक्षण से संबंधित सामग्री है क्या है, उसे शिक्षण से द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके के द्वारा क्या है उनको समझाता है। तो उसके अंदर स्टूडेंट हमने किया हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास है, किस तरह अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके द्वारा क्या है भारत में अपना जड़ें मजबूत की, लेकिन भारतीयों में एकता न होने के कारण अंग्रेजों को वो बाहर निकालने के लिए असमर्थ रहे। 19वीं शताब्दी के अंदर किस प्रकार हमारे प्रमुख इतिहास के अंदर जो महान अनुभूतियां हैं, शख्सियतें हैं, उन्होंने क्या है एकजुट होकर फैसला लिया कि हमने किस प्रकार अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए उनके प्रति क्या है आंदोलन शुरू करने हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि 1885 से लेकर 1947 तक जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर आंदोलन हुए, तो आंदोलन किसके लिए हुए, वो भारत को याद करवाने के लिए हुए। तो एंड में क्या है 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है आजाद हो गया। अब महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर वो कौन कौन से आंदोलन हुए उसका क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट जिक्र किया। जैसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, इस 1857 की क्रांति के और कौन कौन से कारण रहे हैं मैंने आपको बताया कि उसके राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और इसकी सैनिक कारण और उसकी असफलता के कौन कौन से कारण थे। जलियांवाला कांड किया, साइमन कमीशन, गांधी समझौता, अरिवन था जो बाल छोड़ो आंदोलन 1942। फिर हमने क्या किया मुस्लिम लिंग और पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन 1942, बाल छोड़ो आंदोलन 1942 जो क्या है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन 1935 और 42 के अंदर हुआ, दांडी मार्च। तो ये स्टूडेंट क्या है हमने अलग अलग आंदोलन किए जो क्या हमारी स्वतंत्रता, हमारे भारत की स्वतंत्रता के करवाने के लिए, हमारे भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए। तो ये क्या है स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 15 के अंदर किया। तो लेक्चर नंबर 16 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं कि ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी, जो क्या है हमारा दूसरा टॉपिक है इसके अंदर। तो स्टूडेंट मैं आपको करवाने जा रही हूँ ग्लोब क्या है, भूगोल के अंदर ग्लोब का एक महत्वपूर्ण भाग है, ग्लोब भूगोल के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग है। माध्यमिक लेवल पर जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसको क्या है ग्लोब को, इसके जो माध्यमिक लेवल पर सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर इसे क्या है 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। माध्यमिक लेवल पर पहले हम ग्लोब के बारे में स्टूडेंट करने जा रहे हैं। ग्लोब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसे क्या है सामाजिक अध्ययन की प्रमुख इकाइयां। इकाइयां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, हम बात करेंगे इसे। फर्स्ट है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, और क्या है अर्थशास्त्र। तो स्टूडेंट हम बात करने जा रही हैं
कि जो ग्लोब है, ग्लोब भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। माध्यमिक लेवल पर सामाजिक अध्ययन की 4 प्रमुख इकाइयां हैं, वो है इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र क्या है, सिविक्स और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब जो भूगोल की सहायता से हम जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसे क्या है हम आसानी से पता चल जाता है भूगोल के माध्यम से कि जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण फैला हुआ है उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। वातावरण के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे स्टूडेंट जलवायु, भूमि, पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं, जल क्षेत्र आ जाते हैं। ये क्या है वातावरण के अंदर चारों तरफ भूगोल के अंदर फैले हुए हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि सभी प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन क्या है ग्लोब के माध्यम से दिखाया जा सकता है। सभी प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन क्या है ये ग्लोब के माध्यम से दिखाया जा सकता है। और इसके अंदर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसे भी बच्चों के सामने इसे क्या है आसानी से दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्लोब के माध्यम से सभी विश्व के देशों की सीमाएं, यातायात मार्ग है, जो जल मार्ग है, नगरों की सीमाएं हैं, क्या है स्टूडेंट ये यातायात के मार्ग, जल मार्ग, विभिन्न दर्शनिक स्थानों को दर्शाया जाता है। ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न देशों में दिन रात और समुद्र की सीमाओं को भी दर्शाया जा सकता है। और बात करते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है गोल है और सौरमंडल हमें गेंद की भांति दिखाई देता है। तो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही क्या है जीवन संभव है। इसमें भूगोल शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को क्या है अलग अलग जो प्राकृतिक राज्यों के अंदर इसे अलग अलग दर्शाया गया है। तो इन सभी के बारे में बच्चों को क्या है आसानी से अलग अलग बच्चों को दिखा सकते हैं कि भूगोल शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र का ग्लोब के माध्यम से किस प्रकार से क्या है विभिन्न हिस्सों के अंदर बांटा गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को क्या है आसानी से बच्चों को दिखाया जा सकता है। किसके माध्यम से दिखाया जा सकता है स्टूडेंट? ग्लोब के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक शिक्षक ने अपने शिक्षक को प्रभावशाली बनाना है, तो प्रभावशाली बनाने के लिए जो शैक्षणिक विश्लेषण है, पेडागोजी एनालाइज के द्वारा ग्लोब के माध्यम से विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांट कर क्या है इन छात्रों को विभिन्न इकाइयों के बारे में ग्लोब के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। अगर शैक्षिक विश्लेषण मीन्स हमने अपनी जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, इसके शिक्षण के द्वारा इसे क्रमबद्ध तरीके के द्वारा छात्रों तक हमने किस प्रकार पहुंचाना है, तो ये शैक्षिक विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। अगर हमने अपनी जो पाठ्य वस्तु है, विषय सामग्री है, उसको प्रभावशाली बनाना है, तो इसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या हम ग्लोब जो हमारा मेन हम बच्चों को ग्लोब के बारे में समझा रहे हैं, तो ग्लोब को ही प्रमुख हम साधन मानकर या प्रमुख माध्यम मानकर ग्लोब के बारे में हमने किस प्रकार जानकारी देनी है, इसे एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को क्या है समझाया जा सकता है। अब हम बात करें स्टूडेंट की दृश्य साधन के द्वारा अध्यापक छात्रों से क्रिया के माध्यम से शिक्षण अधिगम क्रिया को महत्वपूर्ण बना सकता है। दृश्य मीन्स ग्लोब को दिखाकर अलग अलग उसके अंदर किस प्रकार हमारे इतिहास, भूगोल शास्त्र और अर्थशास्त्र है। और स्टूडेंट बात आती है नागरिक शास्त्र, यातायात के मार्ग हैं, जो जल मार्ग है, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, समुद्री तट हैं, इनको जो अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, अलग अलग ये क्या है ग्लोब के माध्यम से ही दिखाए जा सकते हैं। किस प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, किस प्रकार दिन रात बनते हैं और पृथ्वी गोल नजर आती है और सौरमंडल की भांति। और क्या है स्टूडेंट कि पृथ्वी पर ही मनुष्य का जीवन संभव है। अगर हमने अपनी एक अध्यापक ने अपनी क्या है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, अच्छे से दृश्य माध्यम के द्वारा ग्लोब के द्वारा दिखाकर क्या है इन चीजों को वो अच्छी तरह से समझा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो ग्लोब है, ग्लोब के कुछ लाभ और हानियां भी हैं। जब हम बात करें कि कुछ इसके गुण हैं, कुछ इसके अंदर दोष हैं, तो स्टूडेंट मैं पहले क्लियर करने जा रही हूँ ग्लोब के गुण। ग्लोब के गुण। अब स्टूडेंट इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे कि ग्लोब के कौन कौन से गुण हैं, इसके
अंदर कौन कौन से गुण है जिसके द्वारा क्या है हम बच्चों को ग्लोब जो हमारा विषय पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर जो सामान्य जानकारी है हम बच्चों को अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ आपको कि ग्लोब के माध्यम से विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाया जा सकता है। फर्स्ट है स्टूडेंट ग्लोब के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ग्लोब के माध्यम से और क्या चीज संभव है। तो ग्लोब के माध्यम से शिक्षक कक्षा में विभिन्न जो ग्लोब के माध्यम से क्या है शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। क्या है शिक्षक एक अध्यापक शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। तो ये स्टूडेंट हुआ इसका दूसरा पॉइंट कि जो एक शिक्षक ग्लोब के माध्यम से जो अपना शिक्षण है जो विषय सामग्री है लेक्चर है उसको क्या है बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकता है ग्लोब के माध्यम से। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है कि ग्लोब के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक ढांचे का पता लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हम स्टूडेंट क्लियर करते हैं विभिन्न क्षेत्रों के आंतरिक ढांचे का पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट 4 जो इसके अंदर ही हम क्लियर करेंगे कि ग्लोब के माध्यम से दिन रात कैसे बनते हैं छात्रों को बताया जा सकता है। दिन रात कैसे बनते हैं इसके बारे में बताना। फिर हमारा पॉइंट आता है कि ग्लोब के माध्यम से जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में बताना। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताना। किसको एक अध्यापक क्या है छात्रों को बताता है कि किस प्रकार जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इसके बारे में बताता है। तो ये स्टूडेंट इसके हुए गुण। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की इसके दोष कौन कौन से हैं। जो ग्लोब है ग्लोब के दोष कौन कौन से हैं। अब हमारा पॉइंट है अगला ग्लोब के दोष। इसे भी क्या है स्टूडेंट हम पॉइंट टू भी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो फर्स्ट दोष है फर्स्ट दोष मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्लोब के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को जिन दूरियों का मापा जाता है जो ग्लोब के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्र हैं अलग अलग राज्य हैं चाहे कोई क्षेत्र है उनकी दूरियों को मापा जाता है वह वास्तविक तौर पर सही नहीं होती। दूरियां क्या है दूरियां वास्तविक तौर पर सही नहीं होती सही नहीं होती।
कौन सी दूरी जो क्या है ग्लोब के माध्यम से कोई भी क्षेत्रों की दूरियों को मापा जाता है वो क्या है सही नहीं होती। सॉरी स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ स्टूडेंट इसके अंदर कि ग्लोब के क्या है ग्लोब के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक दूरी निर्माण तथा वास्तविक क्षेत्रफल का पता लगाना मुश्किल है। दूरियां और क्षेत्रफल का दूरी तथा क्षेत्रफल का पता लगाना मुश्किल है। ये है स्टूडेंट दूरी और क्षेत्रफल का पता लगाना इसके अंदर क्या है मुश्किल है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि वास्तविक तौर पर पृथ्वी को ग्लोब के माध्यम से छात्रों तक विषय वस्तु के रूप में पहुंचाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जा सकती है। किसकी स्थिति स्टूडेंट? भ्रम मीन्स इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट हमने पृथ्वी के अलग अलग चीजों के बारे में बताना है, पृथ्वी के बारे में बताना है, तो ग्लोब के माध्यम से छात्रों तक विषय वस्तु के रूप में नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर क्या है कंफ्यूजन, भ्रम की जो क्या है हम बोल सकते हैं स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि ग्लोब एक ऐसा दृश्य साधन है जिसे सिर्फ क्या है देखा जा सकता है। इसमें कक्ष में विषय वस्तु को दिखाने के लिए प्रयोग तो किया जा सकता है परंतु कक्षा में उपस्थित छात्रों तक इसे पूर्ण रूप से दर्शाया नहीं जा सकता। सिर्फ क्या है इसे प्रयोग किया जा सकता है छात्रों को सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट की सही मायनों के अंदर इसे दर्शाने के लिए इसे दर्शाया नहीं जा सकता। तो एक क्या है सीमित रेखा के अंदर लगा लो, चाहे आप लगाओ स्टूडेंट की सीमित तरीके, एक सीमित एरिया के हिसाब से ही इसे समझाया जा सकता। ज्यादा इसके बारे में क्या है डीपली नॉलेज हम क्या है ग्लोब के माध्यम से बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये स्टूडेंट हमारा कॉन्टेक्ट हुआ ग्लोब, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ग्लोब की सामान्य जानकारी। पहले मैंने आपको बताया स्टूडेंट की ग्लोब जो ग्लोब है वो क्या है भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो माध्यमिक लेवल की हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन को क्या है 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम मान के चले, जो नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इसे स्टूडेंट अगर हमने ग्लोब के माध्यम से बच्चों को इनके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताना है तो ग्लोब के माध्यम से ही इसको दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ग्लोब के माध्यम से ही स्टूडेंट्स बच्चों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया जा सकता है। दिन रात कैसे बनते हैं, यातायात के जो मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, जो नगरीय सीमाएं हैं और समुद्र तट जो हमारी रेखाएं हैं, समुद्र तट जो सीमाएं हैं, इसलिए क्या है ग्लोब के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। एक अगर शैक्षिक विश्लेषण की बात करें हम स्टूडेंट तो एक टीचर ने अपनी विषय वस्तु, अपनी विषय सामग्री को बच्चों के सामने पढ़ाना है तो वो क्या है शैक्षिक विश्लेषण के द्वारा जो ग्लोब से सामान्य जानकारी देनी है वो क्या है अच्छे से दे सकता है। और ये लॉन्ग टाइम तक अगर सामने बच्चों के सामने ग्लोब को दर्शाकर अपने विषय के बारे में उन्हें समझाता है तो इसकी अमिट छाप क्या है बच्चों के दिमाग पर लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। तो फिर हमने बात की स्टूडेंट कि इसके गुण कौन कौन से हैं। ग्लोब के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है। ग्लोब के माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण को अधिगम शिक्षण को क्या है अधिक प्रभावशाली बना सकता है। फिर हमने बात की कि विभिन्न क्षेत्रों के आंतरिक ढांचे का पता लगाया जा सकता है ग्लोब के माध्यम से। और फिर हम ये भी बता सकते हैं ग्लोब के माध्यम से कि दिन रात कैसे बनते हैं। फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं ग्लोब के माध्यम से। फिर आते हैं कि इसकी दोष कौन से हैं। जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जो दूरियां हैं,
वास्तविक जो दूरी क्या है इसका सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। फिर आती है दूरी तथा क्षेत्रफल का पता लगाना है, इसमें क्या है मुश्किल है। बात करते हैं कि अगर हम ग्लोब को माध्यम बनाकर कक्षा के अंदर बच्चे को समझाते हैं तो बच्चे क्या है कंफ्यूजन की भ्रम की स्थिति के अंदर बच्चे क्या है पड़ जाते हैं, भ्रम की स्थिति उनके माइंड के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। अगले लेक्चर के अंदर हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।